प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कुछ बीए पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में बिंदु रह गए हैं। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनके बारे में या उनसे संबंधित उनको हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो आज हम प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक कार्ल मार्क्स के लेखन एवं उनके द्वारा जो जीवन में किस किस तरह की स्थितियों को देख करके और किन किन विचारधाराओं को विश्व के राजनीतिक परिवेश में ज्ञान की दृष्टि से संप्रेषित किया है, हम इसमें देखते हैं कि सीसी मैक्सी नामक विद्वान, जिन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफीज नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के विषय में कुछ कहना बहुत कठिन हो जाता है जिसे लाखों व्यक्ति ईश्वर की भांति पूजते हों और अन्य लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हों। यदि मार्क्स के अध्ययन की आवश्यकता का प्रश्न हटाया जा सके तो इन कटु आलोचनाओं से बचा जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को कैसे भुलाया जा सकता है जिसके विचारों ने विश्व को प्रतिद्वंदी शिविरों में बांट दिया हो। ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भावुकता को मस्तिष्क की खिड़की से बाहर फेंककर उसे समझने की चेष्टा की जाए। यहाँ सीसी मैक्सी का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह भारतीय विचारकों में महात्मा गांधी को समझने के लिए, उनके दर्शन को, उनके कृत्यों को समझने के लिए महात्मा गांधी की जो तकनीकी विधि है उसको हमें अपने ज़हन में स्वीकार करना होगा और उस तरीके से, उस व्यू से हमें उनके विचारों को देखना होगा, तब वो जाकर के कहीं हमारी समझ में आ सकते हैं। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स के बारे में सीसी मैक्सी भी कहते हैं कि मस्तिष्क की खिड़की से बाहर फेंक करके भावुकता को और कार्ल मार्क्स को समझने की फिर कोशिश करनी चाहिए। यानी कार्ल मार्क्स के विचारों में तल्लीनता होने के बाद ही उसको अपनी आत्मा में अच्छी तरह विचारों को आत्मसात करने के बाद ही समझने की स्थिति पैदा होती है। कहने का तात्पर्य है कि कार्ल मार्क्स के विचार इतने वैज्ञानिक साम्यवादी विचार हैं, प्रायोगिक विचार हैं, अनुभूति परक सिद्धांत हैं, जो कि तत्कालीन समय में कार्ल मार्क्स के द्वारा देखे गए और उन संघर्षों को, उन द्वंद्वों को, उन परिस्थिति जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखी विश्व परिवेश में, कई विद्वान उनसे उनको प्रभावित भी होना पड़ा। तो इसमें हम देखते हैं कि समाजवादी विचार जो व्यक्त करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के पूर्व ब्रिटिश व फ्रेंच, उनमें फ्रांस में नोएल बावेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और लुई ब्लांक, इंग्लैंड में जॉन डी सिस्मोंडी, डॉक्टर हॉल, विलियम थॉमसन और रॉबर्ट ओवन। ये विचारक मूलतः समाजवादी विचारों के पोषण करने वाले रहे हैं। ये विचारक पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की जो हस्तक्षेप नीति के कटु आलोचक थे। वेपर ने अपनी पॉलिटिकल थॉट
पुस्तक में लिखा है, उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। यानी किन्हीं परिस्थितियों में हम जब देखते हैं तो कार्ल मार्क्स का जो वैचारिक परिवेश है वह पूरी तरह से काल्पनिक माना जाता है और उसके लिए प्रायोगिक धरती या एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि उसका हम प्रत्यक्षीकरण कर सकें, ऐसा वेपर के अनुसार कोई स्थान तैयार नहीं किया गया। मार्क्स के पूर्व के जो समाजवादी विचारक रहे हैं उन्होंने इसे यूटोपियन सोशलिस्ट के नाम से या स्वप्नलोकीय समाजवादी के नाम से भी कहा। मार्क्स ने आधुनिक समाज का बड़ी गूढ़ता से आलोचनात्मक अध्ययन किया। पूंजीवाद के दोषों को उन्होंने अच्छी तरह से समझा और उनको विश्व परिवेश के सामने प्रस्तुत किया। वर्गविहीन समाज को उन्होंने अच्छी तरह से अनुभूति के आधार पर अध्ययन में लिया एवं दोनों के बीच जो संघर्ष की स्थिति है उसको उन्होंने आधार मान करके और सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य बताया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, यानी मजदूरों की संख्या यानी ज़्यादा है और पूंजीपतियों की संख्या कम है। पूंजीपति मजदूरों का या श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता है और उनको उचित परिश्रम के बदले में उचित उनका मूल्य नहीं देना एक तरह से संघर्ष की श्रेणी में या शोषण की श्रेणी में आता है। और मजदूर निरंतर गरीबी की ओर बढ़ता जाता है और जो पूंजीपति है वो पूंजीपति व्यवस्था को और आगे बढ़ाने की स्थिति में ले जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था, श्रम वर्ग से जो संबंध रखता है। CEM जोड ने कहा है, मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक हैं जिसे कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया बल्कि उन परिस्थितियों का भी विस्तृत वर्णन किया जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार AJP टेलर का मत है, मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की जो व्याख्या है वह उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती है। इसके अलावा इन परिवर्तनों को संभव बनाने वाली शक्तियों की व्याख्या मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद के प्रणेता का नाम देते हुए लॉस्की ने लिखा है, किसी भी पहलू से हम उसे देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग है। उसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने साम्यवाद को अस्तव्यस्त रूप में पाया तथा उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन तथा गति प्रदान की गई। इनका जन्म जर्मनी के ट्रीप्स में यहूदी परिवार में हुआ जो कि पूरी तरह से मध्यम वर्ग का था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो मार्क्स बहुत तीव्र बुद्धि वाले थे और पीड़ित वर्ग के प्रति उसमें बहुत ही सहानुभूति रहती थी। 17 वर्ष की आयु में जब वह वॉन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, किंतु अगले वर्ष ही उसने कानून के शुष्क विषय को छोड़कर दर्शन और इतिहास का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इसी समय मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आए और उससे प्रभावित हुए। 1848 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रेटिस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद, द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलोसफी ऑफ डेमोक्रिटस एंड एपिक्यूरस पर निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फायरवेक और ब्रूनो ब्यूर का भी
उनके शासन विरोधी नीतियों के कारण अध्यापन कार्य से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इन्होंने 1848 में एंजल्स के साथ या उनके सहयोग से, एंजल्स इनके ही सहयोगी थे निकटतम, उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक रचना की। साम्यवादियों का जिसे धर्मग्रंथ कहा जा सकता है। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना से ही वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ हुआ था। इन्होंने मूल रूप से जो रचनाएं लिखी या इनकी जो लेखन कला है उसमें हम देखते हैं हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना, एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द हीगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट, पवित्र परिवार द होली फैमिली 1844 में, दरिद्रता का दर्शन पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1847 में, साम्यवादी घोषणा पत्र द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में, मूल्य कीमत लाभ वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में, जो कैपिटल है या पूंजी नामक जो उनका ग्रंथ है उसका प्रथम खंड, जिसको हम 1877 में दास कैपिटल के नाम से जानते हैं। अन्य दो खंडों की एंजल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद मार्क्स के पूर्ण तथा अपूर्ण पत्रों को एकत्रित करके उनको प्रकाशित किया। फ्रांस में वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, गोथा प्रोग्राम और शांति तथा प्रतिक्रांति, गोथा प्रोग्राम रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। गोथा प्रोग्राम क्रांति तथा प्रतिक्रांति, ये है इसको, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। इनमें साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी को सर्वाधिक प्रमुख कहा जा सकता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डैश कैपिटल, इनके दर्शन के जो मूल विचार बिंदु रहे हैं उसमें हीगल के दर्शन, विशेष रूप से द्वंद्ववादी डायलैक्टिक मेथड, ब्रिटिश समाजवादियों तथा अर्थशास्त्रियों की विचारधारा, फ्रेंच समाजवादियों विशेष रूप से सेंट साइमन चार्ल्स फोरियर और कैविट की जो आइडियोलॉजी उसका अत्यधिक प्रभाव। इनके प्रमुख सिद्धांत हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक या आर्थिक नीतिवाद, इसकी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य और शासन संबंधी धारणा, प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा, मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम। इस तरह से ये इनका लेखन व्यक्तित्व हमने यहाँ बताया। धन्यवाद।